चाह रही हूँ। तो जब भी मेरे को इवेपोरेशन करवाना है या जब भी मेरे को इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करना है, मैं इन्हीं से स्टार्ट करूंगी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सॉल्यूशन या कोई और चेंज जो अब धीरे धीरे आगे आपके पास आएंगे। इवेपोरेशन में क्या किया मैंने वाटर का एक सैंपल लिया और उसको सपोज 50, 55, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया। इवेपोरेशन तो हो ही जाता है उस पर। बॉइलिंग के लिए मेरे को 100 डिग्री पे जाना जरूरी, बट इवेपोरेशन तो 40 डिग्री पे भी हो रहा है। तो सपोज मैंने 50 या 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के सैंपल को रखा ढक के, और आई मेड श्योर 55 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी अ स्टेबल थिंग, शुड बी अ कांस्टेंट थिंग। ना टेम्परेचर बढ़ रहा हो ना घट रहा हो। जैसे ही ऐसे एक थर्मोस्टेट के अंदर मैंने वाटर रखा, इनिशियल बिल्कुल स्टार्ट में रखा, उस वक्त क्या होगा, एकदम से वाटर का टेम्परेचर जो मैं नॉर्मल 25-30 डिग्री का वाटर लेके आई और उस थर्मोस्टेट के अंदर जाके मैंने रख दिया, एकदम से क्या स्टार्ट होगा, वाटर का इवेपोरेशन रेट बहुत फास्ट, क्योंकि 30 डिग्री से टेम्परेचर 55 तक पहुंचेगा तो वाटर को इवेपोरेट होना पड़ेगा, बहुत तेजी से इवेपोरेशन होगा। लेकिन अगर मैंने उसके ऊपर एक लिड लगा रखी है, ढक्कन लगा रखा है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इवेपोरेशन जब हो रहा है तो उस प्लेट के ऊपर वेपर्स इकट्ठे होंगे एंड आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और पानी टपकना शुरू होगा। स्टार्टिंग में इवेपोरेशन का रेट बहुत फास्ट, थोड़ी देर बाद इवेपोरेशन का रेट स्लो और जरा जरा सा कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। फिर थोड़ी और देर बाद क्या होगा, जितने वेपर्स ऊपर जा रहे हैं उतने ही वेपर्स वाटर बन के नीचे आ रहे हैं। यानी कि थोड़ी देर बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली सेम। दिख रहा है, मैं कैसे बताऊं, तो वो अगली स्लाइड पे मिलेगा, मैं इसको कैसे कंफर्म करूंगी। लेकिन अगर मैं आपको बता रही हूं 3 घंटे बाद इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है जितनी स्पीड से अब वेपर ऊपर जा रहे हैं उतनी ही स्पीड से वही वेपर लौट के नीचे आ रही है। तो क्या रिएक्शन रुक गया, बाहर से देखने वाले के लिए तो रुक गया कि अब तो कुछ नहीं हो रहा, जितने होना था इवेपोरेट हो गया, वाटर का मार्क वहीं रुक गया, घट ही नहीं रहा पानी अब, तो ये तो रुक गया, रुका नहीं है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में चल रहा है। रिएक्शन की 2 ही डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में रिएक्शन दबा के चल रहा है, लेकिन दोनों का रेट बराबर है, इसलिए बाहर से देखने वाले को लगता है स्टैटिक है। इक्विलिब्रियम इज नेवर स्टैटिक। और ये जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट कई बार गलत बैठ जाता है, शुरू में ही बता दूं, इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं बराबर, सीसॉ झूला है ना, ये बराबर में आ गए ना, दोनों इक्वल वजन के लोग बैठ गए तो सीसॉ का झूला बीच में रुक जाएगा, वो नहीं होता इक्विलिब्रियम। तराजू की 2 साइड बराबर आ गई तो इक्विलिब्रियम आ गया, वो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो इक्वल है। तो इक्विलिब्रियम को इक्वल शब्द से तो गलती से भी रिलेट मत कर लेना। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेसेस में अटेन होना। सो पहली स्लाइड को कोई मत नोट करना, राइट, ये जस्ट एक बेसिक आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से एक एग्जांपल लाएं कि आगे क्या पढ़ना है। तो इवेपोरेशन हो, ऐसे ही बॉइलिंग। अब आप सोच के देखिए बॉइलिंग कैसे इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। आपने 100 डिग्री पे रख दिया वाटर को बॉयल होने के लिए, आप तो कहोगे ये तो फॉरवर्ड ही भागेगा, थोड़ी देर पानी सूख जाएगा। लेकिन अगर कंटेनर पे लिड लगी है तो कहाँ पानी सूख के जाएगा, मैंने वेपर को निकलने का ही मौका नहीं दिया। तो इफ गैस को एस्केप ही नहीं करने दे रही मैं, फिर तो इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। तो चाहे बॉइलिंग हो, अच्छा सेम पॉइंट फ्रीजिंग का है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, एनीवन, वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीजिंग। मतलब खाली आइस होती है, नहीं, क्योंकि हमारे पास ये इतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती रोजमर्रा में कि एकदम से मैं देख लूं 0 डिग्री पे मैंने पानी डाला तो उसमें मेरे को दिखता है कुछ आइस है और कुछ वाटर है, बोथ को एग्जिस्ट। जितना वाटर आइस बन रहा है और जितनी आइस वापस मेल्ट होके वाटर बन रही है, वो दोनों इक्वल रेट से बन रहे हैं। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब में इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। इफ नथिंग इज अलाउड टू एस्केप, कुछ बाहर नहीं भागने देंगे, आप बाहर भागने देंगे फिर कहेगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या मतलब हुआ, अब थोड़ा थोड़ा मैं केमिकल की साइड आगे बढ़ूंगी, अभी आज तो नहीं, अगली क्लासेस में।
इनिशियली आप क्या लेके आए, आइस। आप एक आइस का बोल लेकर आए -7 डिग्री पे सपोज, तो -7 डिग्री पे सिर्फ आइस होगी। आपने उस आइस के बोल को अलाउ किया 0 डिग्री पे आना एक थर्मोस्टेट में, तो 0 डिग्री पे शुरुआत में तो एकदम से आइस क्या होगी, जैसे ही -7 से 0 पे आओगे एकदम से लगेगा सारी आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई जी, राइट? बिल्कुल बहुत फास्ट चला। तो जब शुरुआत थी तो बैकवर्ड तो नाम मात्र हो रहा था, अभी तो सिर्फ मेल्ट ही मेल्ट हो रहा था। 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा वाटर आइस में भी कन्वर्ट होना शुरू हुआ, फिर और 15-20 मिनट बाद थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़े 1 घंटे बाद भाई जिस रेट से तुम्हारा आइस वाटर बन रहा था ना, उसी रेट से वाटर क्या बनना शुरू हो गया, आइस, और इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। स्टार्ट कैसे होता है और एंड कैसे होता है। तो अगर मैं अब देखूं तो मैंने यही काम यहां करने की कोशिश की है। इनिशियली तो रिएक्शन सिर्फ किस डायरेक्शन में भागेगा, फॉरवर्ड में, थोड़ी देर बाद बैकवर्ड सीन में आना शुरू, और एट इक्विलिब्रियम घंटों बाद अचीव होता है इक्विलिब्रियम। दोनों एरो एकदम बराबर, ऑपोजिंग फोर्सेस अगर बराबर लग गए तो इक्विलिब्रियम आ गया, राइट? सो अब मैं इस इवेपोरेशन की प्रोसेस को समझना चाहूंगी कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ये डायग्राम रिसीव हो सकता है, तो आप ये बनाएंगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। डोंट डू दिस फर्स्ट टीपीपी फर्स्ट शीट, सेकंड से हम जरूर कुछ करेंगे, नोट करने लायक, तो सिर्फ बेसिक है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक लिक्विड वाटर सैंपल रखा इनिशियल कहीं से ला के, और इस पूरे थर्मोस्टेट का मतलब क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं कितना डिग्री बढ़ाऊं और वो उतना ही रहेगा। तो जब तक ये थर्मोस्टेट ऑफ था, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री था, 30 डिग्री रूम टेम्परेचर जो भी था, मैंने इसके ऊपर एक प्रेशर नापने का बैरोमीटर लगा दिया। बैरोमीटर का काम क्या होता है, जो भी गैस है, गैस के मॉलिक्यूल जो कोलॉइड जो टकरा रहे हैं कंटेनर की वॉल से, वो टकराने की वजह से क्या हो रहा है, कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन रैंडम मोशन, तो वो टकरा के इसके ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर। उस प्रेशर को नाप के ये निडल आपको दे रही है। तो जब मैं लेकर आई और एकदम से उसको 55 डिग्री पे सेट किया, तो जब 30 डिग्री वाले वाटर को मैंने 55 डिग्री पे सेट किया, रश होगा एकदम किस प्रोसेस का, इवेपोरेशन। शुरुआत में प्रेशर कितना था, 0.8 एटमॉस्फेयर टॉर, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं। थोड़ी देर बाद प्रेशर एकदम बढ़ गया, शूट अप हुआ। क्यों? वेपर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और वही वेपर्स कंटेनर की वॉल पे दबा के टकरा रहे हैं, प्रेशर एकदम बढ़ गया। तो मुझे लग रहा है भाई आगे तो और बढ़ेगा, आगे घट गया। वो वेपर जो तेजी से बन रहे थे और एकदम प्रेशर इंक्रीज हुआ, अब वो वेपर्स इकट्ठे होके क्या करेंगे, कंडेंस, और कंडेंस करके क्या होगा, वो गैस जो बनी थी जिसने प्रेशर इतना कर दिया था, उसको रियलाइज हुआ हम तो ज्यादा बन गए भाई, इकट्ठे हुए और नीचे गिरना शुरू। तो वो गैस अब किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई, लिक्विड वाटर, स्टीम इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर, प्रेशर फिर गिर गया। जब तक प्रेशर की निडल घूमनी बंद नहीं करेगी तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया। जब तक मेरे को, अब वही बात है, हमें दिखता कैसे, हमें सिर्फ प्रेशर बैरोमीटर की निडल बताएगी भैया प्रेशर रुक गया। 2 घंटे बाद आके चेक करेंगे, 2 घंटे से पहले चेक भी नहीं करेंगे, बड़ा स्लो प्रोसेस है वेपोरेशन। 2, 2.5, 3 घंटे बाद हम चेक करेंगे कुछ कम ज्यादा हुआ है प्रेशर। तो कई घंटों बाद, इनफाइनाइट टाइम पे जाके, बहुत घंटों बाद जाके पता लगता है अब निडल रुक गई जी 1 एटमॉस्फेयर पे। तो शुरुआत में एकदम इवेपोरेशन का रेट फास्ट, फिर ये कंडेंसेशन होना शुरू हुआ, और कंडेंसेशन के बाद दोनों डायरेक्शंस में, यहां पर अभी ऊपर जाने वाला रेट फास्ट था और नीचे आने वाला स्लो था, और एक टाइम ऐसा आया जब दोनों डायरेक्शन का रेट इक्वल, वहां मैं बोलूंगी जी इक्विलिब्रियम इज अचीव। जनरली टेक टू मच टाइम, इनफाइनाइट टाइम। क्लियर हो जाएगा ये ध्यान कॉन्सेप्ट? तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। आज तो मैं इक्विलिब्रियम के मिथ तोड़ने वाली हूं, बस आज कुछ खास नहीं। कि इक्विलिब्रियम शब्द को लेके आपने जो जो मिथ डेवलप करने हैं चैप्टर में, मैं पहले ही उनको स्क्वैश करना चाहूंगी कि डोंट डेवलप दिस मिथ। इक्विलिब्रियम का मतलब जिस दिन तुमने इक्वल ले लिया, और लोगे, ये भी मैं बता दूं लोगे भी, लेकिन तब मेरे को मौका मिलेगा दोबारा बोलने का कि क्यों ले रहे हो दोनों को इक्वल। इक्विलिब्रियम हैज नथिंग टू डू विद इक्वल, ओनली वन थिंग, रेट ऑफ बोथ रिएक्शन इज इक्वल। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड दोनों का बस रेट बराबर होता है और कुछ नहीं। सो अब यहां से आप चाहें तो इक्विलिब्रियम का शुरू कर सकते हैं, ऑल्दो
जैसे मोल कॉन्सेप्ट में थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं है, यहां पे भी इस थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं, बट स्टिल जिनको आदत है लिखने की वो लिखना चाहें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट फाइंड इट मच यूजफुल। अगर सॉलिड का सोल्यूशन बन रहा है तो क्या उसका भी इक्विलिब्रियम होता है? सोचते हैं। सॉलिड, आप बहुत इजी एग्जांपल ले लो अपने घर से, शुगर, टेबल शुगर और एक ग्लास पानी, आपने उसमें 1 चम्मच शुगर डाली और स्टेयर किया और वो घुल रही है, घुल रही है मतलब सोल्यूशन फॉरवर्ड। फिर आपने 1 चम्मच और डाला, मतलब खूब सारी चीनी डाल दी और घुलती जा रही है, घुलती जा रही है। शुरुआत में तो बड़ी स्पीड से घुलेगी, राइट, डिसॉल्व हो जाएगी एकदम। थोड़ी देर बाद आप देखोगे अभी भी वो 15 20 25 दाने घुल ही नहीं रहे हैं, लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, घुल ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, थोड़े टाइम बाद ऐसा नहीं है कि शुगर डिसॉल्व होनी बंद होगी, नहीं, शुगर डिसॉल्व तो हो रही है लेकिन माइक्रोस्कोपिकली उतनी ही शुगर प्रेसिपिटेट होनी शुरू हो गई। जितना आप लगे हुए हो कि चम्मच घुमा घुमा के शायद वो शुगर डिसॉल्व हो जाए, नहीं होती वो डिसॉल्व। आपकी आंखों को माइक्रोस्कोपिकली दिख नहीं रहा, एक्चुअली में जितने माइक्रो ग्रेन्यूल शुगर के डिसॉल्व हो रहे थे उतने ही लौट के प्रेसिपिटेट होने शुरू हो गए। तो देयर आर 2 प्रोसेसेस, डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन। सो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो शुगर जितनी डिसॉल्व हो रही थी एक्चुअली उतनी प्रेसिपिटेट होनी शुरू हुई। आप कहोगे अब डिसॉल्व होना बंद हो गया, तो क्या करूं? नहीं और कुछ नहीं डाल सकते, सॉरी, मतलब किसी को अगर 1 चम्मच 1 ग्लास शिकंजी पीने तो 1 जग थोड़े पिलाओगे तुम? नहीं डाल सकते वाटर। और क्या करूंगी? गरम कर दो। जैसे ही आप उसको आग पे रखोगे, गायब चीनी। अब तो 4 चम्मच और डालो, वो भी गायब। यानी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने कौन आ गया? ये मेरी अगली क्लास में ये आएगी चीज, या उससे भी अगली। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड होगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो और उसके क्या तरीके हैं। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कैन इक्विलिब्रियम बी अटेन्ड इफ आई एम चेंजिंग टेम्परेचर? नो। जब तक मैं थर्मोस्टेट सेट नहीं करती, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखती, तुम दुनिया की कोई ताकत लगा लो, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। चीनी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। गर्म करते जाओ और शुगर डिसॉल्व होगी, और शुगर सिरप तैयार होगा। शुगर सिरप जरूर आपने सुना देखा होगा। अगर अब मैं उसको ठंडा कर दूं वापस तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन स्टार्ट। ये टेम्परेचर बढ़ने की औकात थी तो चल पड़ी चीनी डिसॉल्व होने। लेकिन जैसे ही मैंने ठंडा किया, टेम्परेचर का सहारा खत्म, सारा रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा, और जैसे ही बैकवर्ड भागेगा यू विल फाइंड अगेन प्रेसिपिटेशन। दिस विल बी माई नेक्स्ट 2 क्लासेस एक्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल्स। ये थ्योरी डील करनी है मुझको। सो अब शुगर और वाटर में डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन आर 2 ऑपोजिंग फोर्सेस। एवरीवन क्लियर? ये सॉल्यूशन बनी, इसमें इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। लेकिन जब सॉल्युबिलिटी की बात हुई तो क्लास 12th की एक चीज जरूर बता दूं मैं आपको, जो 12th में आएगी। एक आधा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आएगा जिसको हम रोकेंगे। श्रेय, अब अगर कुछ इफ समथिंग इज रॉन्ग हेयर तो मुझे इन्फॉर्म करो। मैं कॉन्शियस हो रही हूँ पढ़ाते हुए कि मैं अपने आप को चेक करूँ, नोट्स को चेक करूँ, क्या चेक करूँ। बच्चे हंस रहे हैं, मेरे को तो एक ही चीज समझ में आती है, और इफ समथिंग एल्स रिलेटेड टू द टॉपिक टेल मी। क्लियर है? तो भाई लड़कों को बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए इस चीज के लिए कि इफ दे आर लाफिंग एट अ फीमेल तो पता नहीं उसके क्या क्या मतलब निकाले जा सकते हैं मेरे लिए। सो प्लीज ग्रूम होइए इस चीज के लिए। मैक्सिमम अमाउंट इन ग्राम्स। कल को 12th क्लास में आपको एक टर्म मिलने वाली है जो मोल कॉन्सेप्ट में भी कहीं कहीं शायद मिली थी, हमने इग्नोर सी कर दी। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं हाउ मच अमाउंट इन ग्राम्स किसी भी सॉलिड का किसी लिक्विड के 100 ग्राम में डिसॉल्व किया जा सकता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अब अगर किसी क्वेश्चन में आए डिफाइन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, पूछना मत मोलैरिटी पूछा है, मोलैलिटी पूछा है कि नॉर्मेलिटी पूछा है। अब तक हम क्या देते थे? कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन मोलैरिटी। अब एक और चीज आ जाएगी 12th में एंटर करते, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर 100 ग्राम। तो उसका क्या मतलब होगा? कितने ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। ये एक नई टर्म है, इसमें कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ग्राम चल रहा है, जस्ट एक जनरल सी यूनिट है। तो कभी भी कल को किसी क्वेश्चन में एकदम से लगे कि कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम इनटू ग्राम का क्या मतलब? कितने ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व हुई, कितने ग्राम चीनी 100 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व हुई। कंपेयर तो तभी करूंगी जब सॉल्वेंट दोनों में 100 ग्राम हो। सॉल्वेंट नहीं तो डिसॉल्व करना होता, तो कंपैरिजन के लिए मेरे को सब कुछ फिक्स करना पड़ता है ना। तो
अब आप ये चीज ध्यान दीजिए, सॉलिबिलिटी को लेके ये टर्म्स आपके सामने आ सकती हैं। सो यहां पर बेसिक थ्योरी खत्म। किसी को कोई डाउट कुछ खटक रहा हो इक्विलिब्रियम में कि मेरे को ये नहीं समझ आया, वो नहीं क्लियर है। अब आ जाते हैं इवैल्यूएशन पार्ट पे, यानी जहां से आपका चैप्टर मार्क्स वाला चैप्टर शुरू होता है। बेसिक तो मैंने करवा लिया। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन थर्मो में बढ़िया हमने पढ़ रखा है। स्टिल क्या मैं ये बात कह सकती हूँ इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो, खटाक से। वो खटाक वर्ड याद है, फास्ट। जो रिएक्शन फास्ट हो रहा है उसमें इसका मतलब है वो फास्ट है तो वो बैक ट्रैक हो ही नहीं सकता, उसका वापसी का रास्ता नहीं है, तो उसमें कभी भी इक्विलिब्रियम एक्सपेक्ट भी मत करना। अब कौन से रिएक्शन फास्ट है, नहीं इस चैप्टर में कौन से रिएक्शन नहीं पढ़ने मेरे को, इरिवर्सिबल। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्शन इरिवर्सिबल है? कहीं पर भी तुमको पहले से बता रखा जी दिस रिएक्शन इज फास्ट, तो सर्टेनली वो इक्विलिब्रियम चैप्टर का नहीं है। कोई लॉ नहीं लगाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे, कोई इक्वेशन नहीं लगाओगे, कुछ लॉजिक नहीं लगाओगे उसमें इस चैप्टर का। या फिर अब ऑफ कोर्स आपको ऐसे बता के तो देंगे नहीं बच्चों, 4 में से 3 ये फास्ट है, ये स्लो है, बताओ जी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ एप्लीकेबल होगा? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्शन फास्ट है कौन सा स्लो है? जिनमें भी आयोनिक स्पीशीज इन्वॉल्व है वो हमेशा फास्ट रिएक्शंस होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जो तब भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करूंगी। व्हाई दिस रिएक्शन इज फास्ट इंस्टेंटेनियस। तब हमने कैसे पढ़ा था? आयोनिक स्पीशीज हमेशा बहुत फास्ट बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग करती हैं। कोवेलेंट स्पीशीज के बॉन्ड तोड़ने और बनाने आसान नहीं है, तो ये रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होगा क्योंकि सारे मेटल्स के कंपाउंड है, सारी मेटल्स की स्पीशीज है, ऑल आर आयोनिक। अब आपसे पूछ लिया जाएगा इक्विलिब्रियम को लेके कुछ भी, मैंने तो बोलना है इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं? इसका रिवर्स रास्ता ही नहीं है। ये इतना फास्ट है जैसे पत्थर मैंने छत से गिरा दिया, एकदम टपाक से पत्थर गिर गया, इसमें कोई बैक ट्रैक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सेम इज दिस, इफ यू सी सम आयोनिक स्पीशीज कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सॉरी कोई लॉजिक पॉसिबल नहीं है कि मैं इक्विलिब्रियम लगा बैठूं, दे आर फास्ट। इसी तरह से अगेन आयोनिक, जहां पर भी आयोनिक स्पीशीज इन्वॉल्व है वहां पर रिएक्शन हमेशा फास्ट होगा। फास्ट रिएक्शन का इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है, तो वो प्रिंट इशू है या आपसे पूछा ही कुछ उससे रिलेटेड गया है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल होगा, यस। लेकिन क्या कोई ऐसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में सिचुएशन है जहां पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल ही ना हो? अगर आपने किसी भी एक प्रोडक्ट को एस्केप करने दिया, हमने देखा ना अभी बॉइलिंग में, अगर आप बॉइलिंग में स्टीम को इवेपोरेट करने दे रहे हो या इवेपोरेशन में स्टीम को इवेपोरेट कर रहे हो, बैक ट्रैक कहां से होगा? प्रोडक्ट तो तुम उड़ने दे रहे हो, वापस थोड़ी आएगा वो। तो अगर तुमने किसी भी एक चीज को सिस्टम से बाहर जाने दिया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इक्विलिब्रियम की। क्लियर है? तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें ट्रिकी आएंगी, नॉट टुडे। आज तो मैं ट्रिकी चीज दिमाग में भी आ रही है तो अपने आप को रोक रही हूँ, आज नहीं बता सकती, आपने टेस्ट दिया। आज तो ऐसी चीज है कि थोड़ा सा मैं आपको रेडॉक्स भुलवा के यहाँ ले आऊँ बस। तो कुछ ट्रिकी है इसमें जो आज मैं मेंशन नहीं कर रही, नेक्स्ट क्लासेस में अपने आप आ जाएगा। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी समझ आ गया सबको। अब टुवर्ड्स लास्ट ऑफ टुडेज क्लास मूव करते हैं कि क्या पढ़ना है। बस प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कभी रुकता नहीं है, ये कभी रुकता नहीं है, ये डायनेमिक रहता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। इट इज नेवर स्टैटिक। चाहे कलर बिल्कुल फिक्स हो गया एक सॉल्यूशन का, प्रेशर की निडल फिक्स हो गई, टेम्परेचर का मर्करी फिक्स हो गया, चाहे आपको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो आप, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम आया तो इट इज ऑलवेज डायनेमिक, ये कभी रुकता नहीं है, इट नेवर कंप्लीट्स। ये है असली एनालिसिस। इसका मतलब जहां इक्विलिब्रियम अटेन हो गया वो रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होता। यस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये चलता ही रहता है, नेवर एंड्स, इट नेवर रीचेस टू जीरो। और यही इसके ग्राफ की खास बात होगी, आप जीरो को टच नहीं कर सकते। जीरो को टच किया मतलब रिएक्शन खत्म हो गया। रिएक्शन खत्म कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट ने तो वापसी क्या करना शुरू कर दिया, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दिया। सेकेंड पॉइंट, ऑफ कोर्स आप कुछ एस्केप नहीं करने दे सकते। क्लोज्ड वेसल अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो ये शर्त है, वरना इक्विलिब्रियम नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, ये मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए जरा अगली स्लाइड पे बीच में जाना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले नोट करा दिया। इट कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर साइड। इसका क्या मतलब है?
इसे नोट मत करना, ये नोट करने लायक चीज नहीं है। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लेके आती हूं, ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज गिविंग अस अमोनिया। हैव यू पीपल हर्ड एनीथिंग अबाउट अमोनिया गैस? चलिए, क्या जानते हैं अमोनिया गैस के बारे में? 10 लाइन दे दो तो मैं तो गंगा नहा ली। स्टार्ट। एनीथिंग अमोनिया की स्पेलिंग के अलावा, जितनी केमिस्ट्री अब तक पढ़ी है, अमोनिया के बारे में कुछ विचार। अमोनिया क्यों बनानी जरूरी है, पहले मेरे को ये पता चले, तब जाके पता चलेगा इस पे इतना क्यों पढ़ा गया। सारी इंडस्ट्री को चाहिए भाई ये अमोनिया, रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा इसका यूज यही है, रेफ्रिजरेशन। और भी यूजेस आएंगे बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट आज क्लास में रेफ्रिजरेशन था, बाकी यूजेस 12th क्लास पी ब्लॉक में पढ़ेंगे अमोनिया के। तो रेफ्रिजरेशन चाहिए, मतलब मेरे को इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है, मेरे को इसको लैब में बनाना है। अब मेरे को इसको लैब में बनाना है, मैं बनाने के लिए लैब में तो चलो बन गया, खर्चे की परवाह नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट को तो खर्चे की परवाह है, उतना ही महंगा प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा। अगर रेफ्रिजरेशन का खर्चा बढ़ेगा तो अमोनिया की प्रॉब्लम क्या है, तो बैक ट्रैक हो जाता है। तो जो अमोनिया बना के बेच रहा है उसकी इंटेंशन क्या होगी, बैक ट्रैक नहीं होने देना, बनते ही निकाल के कर दो इसको, बैक ट्रैक नहीं होने देना। तो इस चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का एंड यही होगा, हाउ टू इंक्रीज यील्ड ऑफ अमोनिया, हाउ टू इंक्रीज यील्ड ऑफ दिस एसिड, हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस, इसको रिवर्स जाने से कैसे रोकूं, क्या कंडीशन होंगी। तो ये आपको पकड़ना है कि अब मेरे को इक्विलिब्रियम ये कौन सा मिला बच्चों, क्या नाम था इसका, हेबर प्रोसेस, राइट। हेबर प्रोसेस जो है, इस हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाया जा रहा है, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज अ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो मैं तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन करने आई थी कि रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम ईदर, सॉरी, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड। क्या मतलब है ईदर साइड का? अब रिएक्शन की तो बच्चों दो ही साइड होती है, या रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है आज की क्लास का। अगर मैंने टेम्परेचर कर दिया फिक्स 700 केल्विन, ना मैं 1 केल्विन बढ़ा रही हूं ना मैं 1 केल्विन घटा रही हूं, और एक कंटेनर में मैंने अपनी मर्जी से कुछ कॉन्सेंट्रेशन उठाई, 2 मोल 3 मोल नाइट्रोजन की, 2-3 मोल हाइड्रोजन की डाल दिया। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत पढ़ा है अपने लिमिटिंग रिएजेंट में, यही एग्जाम्पल देते थे हम। दोनों को डाल दिया और 4-5-6 घंटों बाद देखा, थोड़ी देर बाद व्हाट आई सी, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। वो प्रेशर जो था वो फिक्स हुआ पड़ा है तीनों गैसेस का, ना कोई गैस बढ़ रही है ना कोई गैस घट रही है, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका। उस वक्त देखा गया इन तीनों की जो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग मिली, नोट कर ली मैंने। फिर उसी 700 केल्विन पे एक नए कंटेनर में सेम टेम्परेचर पे अब के मैंने कंटेनर में क्या लिया, अमोनिया, प्रोडक्ट साइड, और फिर 5-6 घंटों के लिए छोड़ दिया। 5-6 घंटों बाद देखा फिर वही तीन चीजें, प्रेशर की सुई इक्विलिब्रियम में 2 एटमॉस्फेयर पे आके रुकी, यहां पर भी प्रेशर की सुई किस पे आके रुकी, 2 एटमॉस्फेयर पे। कॉन्सेंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं, इसके शायद मैंने 10 मोल लिए और इसके 2 और 3 मोल लिए, कितने भी बढ़ा घटा के कुछ भी ले लो, एट द एंड इक्विलिब्रियम तो अचीव होगा। इक्विलिब्रियम अचीव हुआ और तीनों की कॉन्सेंट्रेशन डिट्टो सेम आई। कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं, एक्चुअली उनका रेशियो सेम आया, तो मैं भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन सेम अगर मैंने बोल दिया तो मैं उसको वापस ले रही, लेकिन तीनों में जो मेरे पास रेशियो आया, यानी प्रेशर जो आया वो सेम आया। अब अगर मेरे पास रेशियो सेम आया या प्रेशर सेम आया, जो भी बात कही है, एक ही चीज थी जो बदलने नहीं दी थी। अगर सेम टेम्परेचर रखते हो, आप इधर से रिएक्शन स्टार्ट करो रिएक्टेंट से, या आप प्रोडक्ट से रिएक्शन स्टार्ट करो, डेस्टिनी एक ही है दोनों की, आना एक ही जगह, वो कहाँ आना है, इक्विलिब्रियम। अभी मैं ये नहीं बता पा रही कि कॉन्सेंट्रेशन सेम की रेशियो सेम, वो भी बताने में थोड़ा आपको पता है फंबल हुआ है, और फंबल क्यों हुआ है अभी बताना नहीं था, वो अगली क्लास है कि क्या चीज़ सेम है, राइट। आई वेंट विद द फ्लो, तो वो भी रोकना चाहिए मुझको। सो इतना मैं आपको बता दूं, इक्विलिब्रियम बिल्कुल सेम आ जाएगा, तुम इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो। यानी किसी के पास N2 और H2 नहीं है, चाहिए तो अमोनिया ले आओ, N2H2 आ जाएगा, राइट। इट कैन गो ईदर वे, कंट्रोल इज ओनली एट वन पॉइंट, दैट इज टेम्परेचर। आपको अगले आने वाले 2-3 लेक्चर, 2-3 DPPs, पूरे चैप्टर में लालच दिया जाएगा, आप रेशो बदलोगे, लेकिन कभी नहीं बदलता जब तक टेम्परेचर ना बदले। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ईदर साइड वाला। अब चौथे पॉइंट पे वो बात आनी थी जो मैं बोल बैठी और मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज फिक्स्ड।
एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है। इक्विलिब्रियम के वक्त प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बदलनी बंद हो जाती है, फिक्स हो जाती है। डेल्टा सी इज 0। जितना अमोनिया पड़ा है वो उतना ही पड़ा रहेगा अनलेस यू डिस्टर्ब टेम्परेचर। जितना नाइट्रोजन जितना हाइड्रोजन पड़ा है कुछ नहीं बदलेगा उसका जब तक आप टेम्परेचर सेम रखते हो, तो डेल्टा सी विल बी 0। कैटलिस्ट क्या काम करेगा? कुछ नहीं डिस्टर्ब करेगा वो इक्विलिब्रियम को, वो सिर्फ जल्दी ला देगा बस। जो इक्विलिब्रियम 6 घंटे में, आपको मैंने कहा ना 5-6 घंटे भूल जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे भूल सकता है? उसका बिजली का बिल आ रहा है, उसको लेबर को सैलरी देनी पड़ रही है, सब देना पड़ रहा है। वो तो यही कहना तुम 6 घंटे में जो अमोनिया बन रही है, कुछ आइडिया ढूंढो, वो 6 मिनट में बननी चाहिए या 10 मिनट में बननी चाहिए। तो उसको जल्दी लाने के लिए कौन आता है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को हाथ भी नहीं लगाता, सिर्फ टाइम कम करता है। एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम, भाई अब इस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए मुझे कोई एक्सप्रेशन, कोई फॉर्मूला, कोई सिंबल, कोई क्वांटिटी चाहिए, तो कुछ तो दो। तो यहां से शुरू हुआ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस करोगे आप। अब कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन आया, आपने ये बताना है, मैंने पूछना है एट इक्विलिब्रियम क्या चीज कांस्टेंट होगी। अब आप ये नहीं बोलोगे कि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, लेकिन ज्यादा बेटर टू इन्वॉल्व एवरीथिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इज कांस्टेंट। अब आप कितना ही कुछ भी दे रहे हैं, जो मैंने बोल दिया था पहले, आप कुछ भी कितने भी मोल दो, एट द एंड रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट इज फिक्स्ड, इज कांस्टेंट। जब भी इक्विलिब्रियम है ये बात एप्लीकेबल है। क्लियर सबको? नोट तो हो ही गई थी ये। अब इसी को सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनीथिंग, चाहे वो रिएक्टेंट थे, चाहे वो प्रोडक्ट थे, कुछ भी है, किसी की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल रही। इस पूरे चैप्टर में सी यूज करेंगे। इसी सी की यूनिट नीचे लिखिए, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसकी यूनिट थी? मोलैरिटी। मोल पर लीटर किसकी यूनिट थी? मोलैरिटी। यानी इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक ही टर्म में आएगी, पूरे चैप्टर में पूछना भी मत, मोलैरिटी, कहीं भी और कुछ नहीं। कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोलैरिटी, राइट? ये क्लियर हो गया सबको? मैं आपको एक ग्राफ अंडरस्टैंड करा रही हूं, बनाएंगे तीनों ग्राफ पर समझने के बाद। अगर कोई रिएक्शन जस्ट स्टार्ट किया, A प्लस बी गिव्स C प्लस टी, तो रिएक्शन शुरू हुआ, मतलब रिएक्शन मूव हुआ, चल रहा है। चल रहा है के लिए साइंटिफिक टर्म है काइनेटिक्स। आप काइनेटिक्स टर्म थोड़ा फिजिक्स में ज्यादा देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। इफ देयर इज सम मूवमेंट, सम मोशन, तो हम उसके लिए काइनेटिक्स वर्ड यूज करते हैं। रिएक्शन चल रहा है, मुझे कैसे पता चलता है? चेक, ये मैं ग्राफ बनाती हूं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। टाइम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये हमने थोड़ा क्रिएटिविटी कर दी है स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की, बट स्क्वायर ब्रैकेट हैज अ मीनिंग जो हर जगह नहीं लगता केमिस्ट्री में। सो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखें, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, टाइम t इज 0, उस वक्त क्या मौजूद है रिएक्शन में? सिर्फ रिएक्टेंट। आया ना? जाग जाओ थोड़ी देर और। जब टाइम t 0 है रिएक्शन के कंटेनर में, उसका मतलब उस वक्त सिर्फ एक ही चीज है, वो है रिएक्टर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट क्या होता जाएगा? कंज्यूम। रिएक्टेंट कंज्यूम होता गया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती गई, लगातार कम हो रही है, मतलब रिएक्शन चल रहा है भाई। काइनेटिक्स +2 का चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स। ग्राफ का ये हिस्सा वहां जाएगा, राइट? इस हिस्से ऑफ ग्राफ को हम 12th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हिस्सा ऑफ ग्राफ क्या है? एक टाइम ऐसा आया, रिएक्टेंट, ये देखिए A, यहां तक तो कॉन्सेंट्रेशन बदल रही है, कम हो रही है, इसके बाद क्या है? फिक्स ही हो गई, स्टैटिक। अब टाइम t 0 था, तो प्रोडक्ट क्या है मेरे पास? ये चीज प्रोडक्ट है। t 0 पे प्रोडक्ट तो 0 ही था। धीरे धीरे देखो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आया जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बदलना भी बंद। तो A गिव्स B ले लिया मैंने, तो A क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब तक बदल रही है तब तक रिएक्शन चल रहा है, वो पढ़ेगा केमिकल काइनेटिक्स। और जैसे ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन बदलनी
खत्म हो गई, कांस्टेंट हो गई, वो पड़ेगा इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये टाइम सेम होगा जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो। ऐसे नहीं 5 मिनट बाद प्रोडक्ट की कांस्टेंट हुई, नॉट पॉसिबल। रिएक्शन रुकेगा तो दोनों ही साइड से रुकेगा दिखने में, वैसे तो रुकता ही नहीं है। तो ये हिस्सा मेरा इस साल का है इक्विलिब्रियम +1, और ये हिस्सा मेरा अगले साल का है +2, दैट इज काइनेटिक्स। तो इसमें अगर मैं आपको ग्राफ अब दूं डीपीपी में, आइडेंटिफाई एट व्हाट पॉइंट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, और यहां 3-4 पॉइंट बना दूं, ढूंढ लेंगे? तो हाँ जी, यस, मैं उसी पे आना चाह रही थी, दोनों तीनों ग्राफ दिखा के। इज देयर समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट इंटरसेक्शन पॉइंट ए? फिर तुमने इक्विलिब्रियम सुना ही नहीं इतनी देर में। इक्विलिब्रियम का इक्वल से कोई मतलब नहीं, और मैंने तब भी कहा था आप लोगे, सी आवर कॉन्फिडेंस हर साल होता है। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आने को इक्विलिब्रियम नहीं कहते, कॉन्सेंट्रेशन रुक जाने को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो लपक के हर कोई ए पे भी इक्विलिब्रियम है, और ये बड़ा ऑब्वियस है हर साल, तभी से हमने ग्राफ में ये पॉइंट बनाना शुरू कर दिया कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन फिक्स, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस ग्राफ में कुछ और इंटरेस्टिंग दिख रहा हो? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? व्हाट कैन यू कमेंट समथिंग ऑन इंटरसेक्शन? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, और कुछ, ये तो मैंने ही बोल दिया था, इक्वल। बाय चांस इस वाले रिएक्शन में एक टाइम ऐसा आया, बाय चांस, कोइंसिडेंटली, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम आ गई, नॉट अ कंपल्शन। कहीं आप सोच लो हर बार ही आता होगा इंटरसेक्शन, तो अभी दिखाती हूं दूसरा ग्राफ, लास्ट में बनाएंगे, समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिया मैंने दूसरा ग्राफ। अब टाइम टी जब 0 है, एक चीज तो दबा के मौजूद है, रिएक्टेंट, और एक चीज बिल्कुल नहीं मौजूद, प्रोडक्ट। जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता गया, रिएक्टेंट क्या होता गया? घटता गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, प्रोडक्ट क्या होता गया? बढ़ता गया। दोनों कहीं इंटरसेक्ट हुए नहीं, तो आप कहोगे इसमें तो इक्विलिब्रियम ही अचीव नहीं हुआ। नो, वो तो एक कोइंसिडेंस था कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम आ गई, विच इज नॉट कंपल्सरी। तो यहां क्या हुआ? नो इंटरसेक्शन मीन्स नो इक्विलिब्रियम ना। इक्विलिब्रियम आया है, ये हिस्सा अगेन काइनेटिक्स का, इक्विलिब्रियम इस वक्त मौजूद हुआ, बाई चांस इसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं आई दोनों की, राइट? जिस वक्त कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगी उस वक्त प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशो क्या होगा? बस आज ही बोलना है, मैं अगली क्लास में नहीं बोलने दूंगी, अभी तो पता ही कुछ नहीं है ना, इसलिए सब कुछ बोल सकते हो। सो एनीवेज, क्या ये इक्विलिब्रियम की सारी भाषा में एप्लीकेबल है, या मैंने दिखाने के लिए बनाया है, आपसे पूछने के लिए? ऑफ कोर्स तीसरे में तो आपका दिमाग चलवाना है। क्या इस ग्राफ को मैं कह सकती हूं कि इसका इक्विलिब्रियम से लेना देना है, या यस आई हैव डिनोटेड इक्विलिब्रियम करेक्टली और इनकरेक्टली? ये क्वेश्चन मिलेगा एनवस्थी में, विच ऑफ द ग्राफ इज इनकरेक्ट टू शो इक्विलिब्रियम? करो ईशान कोशिश, माधव, लक्ष्मी, होएगा, लग तो रहा है। सिर्फ एक ही चीज देखनी है मेरे को, एक ऐसा टाइम जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रुक जाए, बस। सेम है, डिफरेंट है, इंटरसेक्शन है, नथिंग एल्स। एक ही बात पकड़नी, और इसी मिथ को तोड़ने में लगी रहूंगी अगले 2 दिन और, आप कंफ्यूज होंगे। ओके, इक्विलिब्रियम है क्योंकि एक टाइम ऐसा आया जब रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन रुक गई। एनी अदर इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दैट पॉइंट? यहां पर मुझे पता चला भाई दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम आई। तो जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगी तो रेशो 1 होगा, नहीं होगा, मैं भी आज इस पे लोड लेना भी नहीं चाह रही, देना भी नहीं चाह रही। विल डू इट विद एग्जांपल्स, बट ये तीनों ग्राफ बनाइए और जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ग्राफ, 12th में भी जाएंगे तो वहां आपको देखा हुआ लगेगा, ठीक है? क्या होगा? तो यहां से अगर मैं शुरू करूं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन होता है रेट किसी भी रिएक्शन का किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके एक्टिव मास पे, आप कितना ले रहे हो, राइट? अच्छा ठीक है भाई, रेट अगर एक्टिव मास पे डिपेंड करता है तो एक्टिव मास को यहां इस चैप्टर में हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? मोलैरिटी, मोल पर लीटर, यानी कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव मास की जगह अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूंगी? कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी कि रेट किसी भी चीज का डिपेंड करेगा, आपने रिएक्टेंट, आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या ली है, स्क्वायर ब्रैकेट
फॉर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, मोलैरिटी। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन रखा है, आर। आर मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती थी बच्चों, मोल्स पर लीटर, लीटर्स। वॉल्यूम तो ठीक कह रहे हो बट यूनिट की बात करूं तो मोल्स पर लीटर, मोल्स पर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की यूनिट मिलीलीटर में दी है, शर्त है मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर गलत आएगा। जहां ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि हम मिलीलीटर में ले क्या फर्क पड़ता है, नो। तो यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन की मैं बात करूं तो किसी भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट कितना है। और मैं कौन सी रिएक्शन की बात कर रही हूं अभी, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम आ गया है। एक ऐसे रिएक्शन की बात कर रही हूं जिसका रिवर्सिबिलिटी है और जिसमें इक्विलिब्रियम आ गया है। तो इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब था बच्चों, दोनों साइड पॉसिबल है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। यही लास्ट क्लास में बात हुई थी, दोनों के रेट बराबर होंगे तब मैं कहूंगी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय बी की कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू पावर्स एक जोत। रेज टू पावर्स क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन की क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा। अब सोचो बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या था बच्चों, चेक। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब था ये, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन होगा, सी और डी। बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी कंज्यूम होके ए और बी बना रहे हैं। तो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन, आई नो दैट प्रोडक्ट्स आर नॉट व्हाट आई सी हियर। उसमें ये क्या होंगे, रिएक्टेंट्स, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट। बैकवर्ड माने उल्टा हो जाना। तो अगर कोई मेरे से पूछे जी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बताओ, किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट्स पे एक्चुअली, जो यहां प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके तो ये रिएक्टेंट हुए ना बैकवर्ड के, बैकवर्ड तो स्टार्ट उल्टी साइड से हो रहा है। सो इसका मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C into D raised to power stoichiometric coefficient। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में मैंने रिएक्टेंट लिखा, उनका कोफिशिएंट लिखा, बैकवर्ड रिएक्शन में मैंने प्रोडक्ट्स लिखे क्योंकि वो वहां रिएक्टेंट बन गए, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे। ये भी बात हो रही थी प्रोपोर्शनैलिटी की। बट जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाओगे, उसकी जगह इक्वालिटी लाओगे। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, भाई जितना रिएक्टेंट बढ़ाओगे उतना रेट बढ़ेगा। ये 2 गुना बढ़ाओगे तो रेट भी 2 गुना बढ़ेगा, ये 3 गुना बढ़ाओगे तो रेट भी 3 गुना बढ़ेगा। लेकिन इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वालिटी में लाना है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। व्हेन यू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी, कि मेरे को अब इक्वेशन सॉल्व करनी है, न्यूमेरिकल्स लाने हैं, इवेलुएट करना है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या ले आई मैं, इक्वालिटी। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF इंटू ए की पावर ए बी की पावर बी। बस यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, स्मॉल k और नीचे सबस्क्रिप्ट f, विच सेज ये फॉरवर्ड रिएक्शन वाला है। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या करूंगी, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कौन सा कांस्टेंट लाऊंगी, स्मॉल k और नीचे b, विच से बैकवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम क्या था, क्योंकि शुरू तो मेरे को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करना है, मेरी आज की स्लाइड की हेडिंग है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो अगर मेरे को स्टार्ट करना था तो मैंने पूछा भाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम निकालते हैं क्या है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो इफ आई वांट टू स्टेट इट, लिसन केयरफुली। इक्विलिब्रियम का जो लॉ है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम सजेस्ट that when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, equilibrium is achieved. This is law of chemical equilibrium, nothing else. कि when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. तो यहां से law of equilibrium start हुआ, rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. ऊपर से rate of forward reaction put कर दो बच्चों इधर, और इधर मैंने क्या पुट कर दिया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वो क्या था, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, के बी सी की पावर सी, डी की पावर स्मॉल डी। अब 2 कांस्टेंट एक इक्वेशन में कभी अलाउड नहीं है, उनको एक साथ ले आओ। 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर भी तो फिक्स होगा।
दो डिवाइड हो रहे हैं उनका आंसर भी फिक्स होगा, प्लस हो रहे हैं उनका आंसर भी फिक्स होगा। सो एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट लेने का मतलब कि आप अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए मैंने क्या किया, क्रिस क्रॉस कर लिया, के बी को इधर ले आई और इसको इधर ले गई। आप दी अदर वे नहीं कर सकते, लॉ चल रहा है ये, राइट। तो के एफ बाई के बी आ गया बच्चों, के बी को इधर ले आई और ऊपर क्या था यहां पर प्रोडक्ट्स, नीचे क्या आ जाएगा रिएक्टेंट्स। नाउ अंडरस्टैंड, जो भी लास्ट क्लास में बात हुई थी वो अब सारी समझ आएगी, इट विल मेक सेंस नाउ। When I know KF is a constant, KB is a constant, तो उनको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो भी कांस्टेंट आएगी, मीन्स दिस इज कांस्टेंट। LHS जब कांस्टेंट है तो RHS भी फिक्स है ही है, और RHS क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। वो जो रेशो लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा फंबल कर रही थी, मजबूरी थी मेरी, टाइम निकालना था, ये पढ़ाया नहीं था। तो अब रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस फिक्स हुआ, कॉन्सेंट्रेशन नहीं। कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो ऑफ कोर्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो फिक्स हुआ। यानी अब कोई मेरे को पूछे जी डिफाइन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इट स्टेट्स दैट व्हेन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ratio of concentration of reactants raised to power their stoichiometric coefficient in balanced equation becomes constant, equilibrium is reached. ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दो स्टेटमेंट हो गई, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, व्हिच मींस व्हेन दिस इट बिकम्स कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यहां से चैप्टर शुरू होता है। अब मैं आपको आड़े टेढ़े कोई भी रिएक्शन दे दूं और बता दूं जी इस वक्त ये अमाउंट रिएक्टेंट का मौजूद है, ये अमाउंट प्रोडक्ट का मौजूद है, बताओ इक्विलिब्रियम आ गया है इसमें? ये अगली क्लास के क्वेश्चंस होंगे। बताओ इक्विलिब्रियम आ गया? आप बोलोगे बस हमें के दे दो, मैंने के की वैल्यू दे दी आपको 20, आपको जो मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आप उसको डिवाइड करके बोलोगे 20 से छोटा है, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, 20 आएगा तब इक्विलिब्रियम आया। अगर किसी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन क्वोशिएंट के से मैच कर गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, आप लेट हो गए, ये तो आ चुका है इक्विलिब्रियम। सो ये मेरी नेक्स्ट क्लास होगी कि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ कि नहीं हुआ। आज की क्लास इस एक्सप्रेशन पे डेडिकेट होगी, इसमें कितना घुमा सकती हूँ आपको, कितना ट्रिक कर सकती हूँ, आज की क्लास सिर्फ इस पे है। बिल्कुल यही कह रही हूँ ना, इससे आगे जाएगी बात। अब के से ग्रेटर आएगा तो उसका क्या मतलब है, दैट इज माई नेक्स्ट क्लास, आज छेड़ नहीं सकती इसको, अगली डीबीपी ही इस बात पे है। व्हाट हैपन इफ दिस बिकम्स हायर देन के, व्हाट हैपन इफ बिकम्स लोअर देन के, अगला टॉपिक ही यही है, राइट। उससे पहले के बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब आप उसको हैंडल करेंगे। सो इतना हो गया सबके पास। तो यानी कि मैंने ये सी क्यों लिखा है बच्चों, इट स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, यानी आप कॉन्सेंट्रेशंस की बात कर रहे हैं। गैसेस के केस में कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट प्रेशर। ज्यादा गैस है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, कम गैस है तो उसका प्रेशर कम होगा। गैसेस के केस में कॉन्सेंट्रेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज प्रेशर, इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रेशर ही है, नहीं। गैसेस के केस में दोनों तरीके से कॉन्सेंट्रेशन बताई जा सकती है, कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज प्रेशर, मोलैरिटी एज वेल एज प्रेशर। तो उस केस में देखना फॉर्मूला क्या बन गया, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर इज, अब ये मैं कर दूं, यही तो थी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। तो क्या अब केसी और केपी टर्म आई तो पकड़ लोगे फॉर्मूला एक्सप्रेशन, दिस ऑल 4 P's आर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस। तो अभी स्मॉल p लिखिए, पार्शियल प्रेशर मैंने बोल दिया अंडर प्रेशर, कि किसी ने पूछ लिया बट थोड़ी देर में आ रहा है ये क्या है। केसी केपी के एक्सप्रेशन सबको पता लग गया। यानी आज के टेस्ट में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, डीपीपी में कोई क्वेश्चन आता है, इसके लिए केसी लिखिए, लिख पाएंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट, किसी ने ये वाला ब्रैकेट बनाया तो 0 नंबर मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसी ने बैलेंसिंग नहीं की तो वो बिल्कुल गलत, पहले बैलेंसिंग चेक करोगे, बैलेंसिंग करोगे। डन, केसी केपी एक्सप्रेशन आ जाएंगे मेरे पास। नहीं, प्रेशर में नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, मोल पर लीटर। प्रेशर के आगे स्क्वायर लगा दिया, खत्म, वो केसी खत्म, ठीक है। चलिए, सो अब मेरे पास आती है बात, मैं कितना ही बता लूं गलती तो हमसे होगी, तो लेट्स ट्राई टू राइट एक्सप्रेशन फॉर के फॉर वेरियस रिएक्शंस। अब मैं कोई भी रिएक्शन आपको दूंगी और हम कोशिश करेंगे हम एक्सप्रेशन ऑफ के लिख सकें, ठीक है, वी विल ट्राई दैट।
तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशंस एक्सप्रेस करके दी हैं, आपको क्या यूज करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में इंफॉर्मेशन दी है तो आपको क्या यूज करना है? स्मॉल पी, जिसकी यूनिट कैन बी पास्कल, कैन बी एटमॉस्फेयर, कैन बी बार, कैन बी टॉर, एनी यूनिट। बट व्हाई आई हैव रिटन पास्कल फर्स्ट? बिकॉज इट इज एसआई यूनिट। तो मेरे को ये ध्यान रखना है, राइट? तो यूनिट के बारे में जब बात कर रही हूं मैं, तो कुछ सोच के बात कर रही हूँ कि आपको यूनिट पता होनी चाहिए, इसके बाद वापसी नहीं होती इन चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट नोट दिस एग्जाम्पल, ऊपर के 2 एक्सप्रेशन बनता है, ये नहीं लिखने लायक चीज़ है, इससे ये सब न्यूमेरिकल्स में घुसेगी, वहां लिखेंगे। क्या मैंने एक्सप्रेशन सही लिखा है? चेक। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, अपनी मर्जी से आप रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट नहीं करेंगे, आप बैलेंसिंग चेक करेंगे। तो बहुत इजी था कि क्यों कराई क्यों रही हूँ मैं, ये तो एक बार बता दिया तो भूल जाना चाहिए। क्यों करा रही हूँ? एक चीज ध्यान देने के लिए, अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, एवरीवन फोकस है, फिर नोट करना, इसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रही, इसमें कुछ खास है नहीं। कहीं पर भी आपको प्योर सॉलिड, अकेला सॉलिड मिलता है, या प्योर लिक्विड, अकेला लिक्विड जैसे वाटर, राइट? सॉलिड मिलता है, जैसे कि आप कोई भी सॉलिड, NaCl मिलता है, राइट, इफ इट इज सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, इफ इट इज सॉलिड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इन सब सॉलिड्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिटी। यूनिटी माने 1। कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी लिया जाता है। तो एक सवाल आपसे 1 मार्कर पूछा जा सकता है एसर्शन रीजन में, वाई? आपने प्योर सॉलिड्स को 1 कैसे ले लिया? प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन को ही आप 1 ले रहे हो, मतलब मजाक है कोई? हमने तो रिलेट ही नहीं हो रही ये बात। तो अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, एवरीवन? मोल पर लीटर, राइट? अब अगर मैं इस मोल को ओपन करूं तो मोलर मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही निकलते हैं, मास बाय मोलर मास। नीचे क्या था बच्चों? वॉल्यूम। क्या इसकी जगह मैं ये लिख दूं, चलेगा? क्योंकि निकालते ही ऐसे हैं मोलैरिटी, देखा जाए तो। नाउ मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी किसी भी सॉलिड की फिक्स है, कांस्टेंट है। मोलर मास किसी भी स्पीशीज का फिक्स है। जब ये दोनों फिक्स्ड है तो आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में? व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज फिक्स्ड, दैट इज 1। यू कैनॉट आस्क अ सॉलिड टू बी प्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। आप किसी सॉलिड को ऐसे नहीं कर सकते, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। इसीलिए उसकी जगह आपने एक्सप्रेशन में आंख बंद करके क्या लिखना है? 1, राइट? सेम फॉर प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड में भी आप देखोगे डेंसिटी फिक्स है, डेंसिटी का बदलने का मतलब ही नहीं। तो जब डेंसिटी फिक्स है, ये फिक्स है, तो मैं क्या पुट करने वाली हूं उसके अंदर? ये तो हमेशा 1 रहेगा। मतलब 1 इन द सेंस कि आपका कोई चेंज ही नहीं मिला डेंसिटी में, तो कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, आप बता ही नहीं सकते। इन टर्म्स ऑफ N/V, मोल्स की टर्म में बता सकते थे कि लिए थे 3 मोल, बचे हैं 1 मोल। यहां पर मोल तो मांग ही नहीं रहा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या मांग रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं भर सकते 1 के सिवाय। तो प्योर लिक्विड्स, प्योर सॉलिड्स रिमूव्ड फ्रॉम एक्सप्रेशन, तो बहुत इजी एक्सप्रेशन हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल दिस, जब आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी पढ़ानी शुरू करी थी, तो पहले दिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखने में भी हमें टाइम लगा था। C+H2+O2 गिव CH3COH, और फिर बैलेंसिंग करते थे। न्यूमेरिकल करते हुए बात कितनी बेसिक सी हो गई थी। सेम इज दिस। पूरे चैप्टर में स्टार्ट ही न्यूमेरिकल होना है, के से स्टार्ट ही के से होना है। आखिरी के, अभी तो KC KP है, आखिरी के मेरे को मिलना है KSP, राइट? तो के ही चलना है, एक ही एक्सप्रेशन चलना है पूरे चैप्टर में। ओनली 1 फॉर्मूला KSP, मेजरली के, एक दो उसके आसपास के चला लेंगे थोड़े बहुत। तो अब अगर मैं देखूं इसका KC कोई मेरे को मांगता, मैं KP की बात नहीं कर रही, KC। ये क्या है बच्चों? गैस। तो मेरे को लिखना पड़ता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्रोडक्ट में। ये क्या है? सॉलिड। फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन मैंने एक बार लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड, और बाय रिएक्टेंट मैंने लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन दे बोथ आर सॉलिड, आई कैनॉट राइट एनीथिंग इन दिस ब्रैकेट अदर देन 1, अदर देन यूनिटी। तो देखिए जरा KC का एक्सप्रेशन क्या है? ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 रेज टू पावर 1। अच्छा, KP पहली बार यूज कर रही हूं, KP दिखा तो दिया ही। KP में मैंने पिछले रिएक्शन में क्या किया था? ABCD लिखा था, तो आपने सबके P लिखे और रेज टू पावर्स लगाई। अब प्रेशर तो गैसेस का ही होता है,
तो जब आप केपी लिख रहे हैं तो सॉलिड और लिक्विड तो वैसे ही आपने उड़ा देने, ना सॉलिड का प्रेशर ना गैस का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कौन से प्रेशर की बात हुई, मैंने एक टर्म यूज किया था ना, पार्शियल प्रेशर। ये पहली बार आ रहा है शब्द आपके पास जो आज और इलेबोरेट होगा। तो पार्शियल प्रेशर मतलब गैसेस का प्रेशर। कल को आप कह सकते हो अंजना मैम ने कहा सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता, अरे सॉलिड पत्थर रख दो, क्यों नहीं होता प्रेशर, मतलब प्रेशर तो आएगा, वो वाले प्रेशर की बात नहीं कर रहे, प्रेशर जो स्मॉल पी है वो बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ओनली ऑफ गैसेस। तो केपी फिर तो वो भी यही होगा, सिर्फ CO2 का प्रेशर। यस, यहां पर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन लिख देती हूँ रेज टू पावर 1, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ऊपर 1 लिखा है। क्लियर है सबको? मेरी सजेशन है इसको नोट नहीं करना चाहिए, स्टिल अगर कोई नोट कर रहा है तो मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू नोट डाउन, यस ये पार्ट आना चाहिए। वाई वी टेक, जो अदर कलर में लिखा है मैंने, ये हिस्सा आपकी नोट्स में होना चाहिए, आप इसमें डगमगाओगे कि 1 क्यों लिया था, भूल रहे हैं, कुछ बताया तो था। तो वाई आई एम टेकिंग 1 इन प्लेस ऑफ एनी अदर वैल्यू, आई ट्राई टू क्लैरिफाई दैट। अगर मैं आपको ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रही हूं, अब मुझे बताइए इसमें से किसके आगे मेरे को 1 लिखना, किसके अंदर मेरे को 1 लिखना चाहिए। मैंने तो एक्सप्रेशन लिख दिया बैलेंस करके, क्या मुझे किसी के आगे 1 लिखना चाहिए, किसी के अंदर ब्रैकेट में? O2 इज अ गैस, गैस इज गुड टू गो। H2O के आगे मैंने स्टीम यानी गैस लिखा है, लिक्विड नहीं लिखा, किसी के आगे नहीं। तो H2O में आपको स्टेट देखनी पड़ेगी, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, आइस है या वाटर लिक्विड है या स्टीम है, आपको ये देखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। तो आज की डेट में तो हम एक्सप्रेशन सिलेक्ट करने में भी वल्नरेबल होंगे, थोड़ी गलती हो सकती है, सो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, आज आपसे गलती हो सकती है, पहली बार है आपके लिए, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने, एक्सप्रेशन ऑफ के, चेक। अगला एक्सप्रेशन, क्योंकि सारी गैसेज हैं, गैसेज कैन बी, बड़ा अच्छा सवाल है, गैसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर एज वेल एज प्रेशर। जब मैं क्वेश्चन में स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रही हूं तो मतलब क्या इस्तेमाल कर रही हूं, मोल पर लीटर, इट कैन नॉट बी केसी। थोड़ी देर बाद अगर आज उतनी लंबी क्लास हो पाई तो केसी और केपी का रिलेशन बताऊंगी, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन चल रही है। केपी मतलब रेशियो ऑफ प्रेशर्स, केसी मतलब रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। क्लियर है सबको? यही धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू चीजें क्लियर होंगी। जब भी माधव आपने पूछा, ये भी क्लियर होने वाला है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल गई। बस एनसीईआरटी में अगर एक्सप्रेशन पे कुछ किसी ने बात करनी तो उतनी, ये मैं जरा थोड़ा सा ट्रिक पे आ गई। ये दिया आपको, क्या मैंने H2O को 1 लिख के ठीक किया है? एक्सिस लिखा है, 12th तक आते आते आपको इस एक्सिस का मतलब भी समझ आ जाएगा बहुत ज्यादा। वो अभी इस साल नहीं समझा सकती कि एक्सिस से क्यों ये बात इंस्पायर होती है कि आप 1 ही लिख लो, वो अभी लिटिल अर्ली, वो 12th में ही पता लगेगा। बट एटलीस्ट लिक्विड से तो ये बात पता चल रही है, लेकिन आगे 12th में जाके जिस रिएक्टेंट के नीचे एक्सिस लिखा होगा उसको हम देखेंगे, बट दैट विल बी डिस्कस्ड इन क्लास 12। थोड़ा सा ये चीज को, क्यूरोसिटी को शांति से डील करना कि क्यों इसको 1 लिखा है। अभी मेरा काम जिससे चल रहा है मैं चला रही हूँ, चेक। कुछ और गलती? अगर इसका केपी लिखना होता तो मैं प्रेशर्स दे दूंगी, क्यों नहीं लिख सकते? क्यों प्रभनूर? इसी का केपी लिखना होता तो इसका तो प्रेशर हो ही नहीं सकता, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। बच्चों ये गैस होती है अमोनिया, लास्ट क्लास में आपसे अमोनिया पे बात हुई थी, बिल्कुल होगा। और इसी का केपी कोई मेरे से मांग ले तो केपी विल बी दिस, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो जब प्रोडक्ट नहीं है तो 1 पुट कर दिया, चेक। लगा दो ब्रैकेट। मैं ब्रैकेट इसलिए बच रही, मेरा हाथ स्क्वायर पे चल रहा है, स्क्वायर लगाना नहीं, तो ब्रैकेट बस मर्जी है लगा दो। ब्रैकेट वैसे कहाँ लगाना पड़ेगा? जहां कोई पावर आए, पावर नहीं है तो बिना ब्रैकेट के काम चला रही हूँ। ये वाला तो नॉर्मल ब्रैकेट है ना, दिस ब्रैकेट डू नॉट सिग्निफाई एनीथिंग, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट सिग्निफाई समथिंग, वो लगाना पड़ेगा चाहे पावर हो या ना हो। ठीक है, चलिए
अब ये के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा. इट इज मेकिंग थिंग्स क्यूरियस. के का एक्सप्रेशन समझ आ गया सबको कि के कल को लिखना है तो कैसे लिखना है. अब के बारे में सब कुछ. आज का टेस्ट इज डेडिकेटेड ओनली टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के. मैंने न्यूमेरिकल कोई नहीं डाले क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में यूजली न्यूमेरिकल पहुंचते नहीं है. हमारा आधा सा लेक्चर हो चुका था तो आज न्यूमेरिकल पहुंच जाएंगे, बट टेस्ट में नो न्यूमेरिकल. आज के टेस्ट में सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा, आप क्या क्या गलतियां करते हो. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के क्या चीज है. के से ही पता चलता है इक्विलिब्रियम आया कि नहीं. के तभी आता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है. तो समझते जाइए, स्लो स्लो नोट करते जाइए. के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे. तुम कोई मर्जी चेंज कर दोगे रिएक्शन में. आज तो सबके वाई नहीं मिल पाएंगे, 2 लेक्चर लगेंगे सारे वाई हाउ में. लेकिन आज एक स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रही हूं. कौन इस स्टेटमेंट को कितनी शांति से मानता है, बस यही देखना है मेरे. के की वैल्यू दुनिया में एक ही चीज पे डिपेंड कर रही है, वो है टेम्परेचर. तुम कुछ मर्जी कर लो, इवन इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टेकन या कंटेनर का वॉल्यूम. कुछ ही कर लो और इसकी गलतियां लेके आई हूं करेंगे. मतलब क्या है इस बात को कहने का? स्टॉप योर पेन. मतलब ये है, सेम रिएक्शन अमोनिया का हेबर प्रोसेस का आधी क्लास को करने को कहा शुरुआत करो 2-2 मोल से, और आधी क्लास को करने को कहा 50-50 मोल से. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना ड्रास्टिक चेंज दिया, फिर भी के सेम आएगा. अगर सेम रूम में कर रहे हैं, टेम्परेचर सेम है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ली, कम ली, किसी ने कंटेनर बड़ा लिया, कंटेनर छोटा लिया, वॉल्यूम कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, कुछ बाहर से और रिएक्टेंट डाल दिया, किसी ने 50 की जगह 100 कर दिया. कुछ भी कर लो, और इस कुछ भी पे ही आज का टेस्ट है. कुछ भी कर लो, आपका के बदलेगा नहीं. ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर. बहुत ललचाएंगे हम आपको, तो उस ग्रीड में आना नहीं. के नेवर चेंजेस अनलेस टेम्परेचर इज चेंज्ड, राइट. दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए मैं किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये एक बार देख लेना फिर नोट कर लेना, क्योंकि ये सारे ओरल क्वेश्चंस हैं, मेरा सारा टेस्ट इसी पे है, तो आई डोंट वांट कि वो खराब हो, आपका बेसिक बने, कॉन्फिडेंस आए. ये एक रिएक्शन देखना बच्चों, मैंने कुछ नहीं यहाँ पे कर रखा है, सीधे आंसर लिखा है, बट सीधे आंसर पे पहुंचना तो हमारा टारगेट नहीं है. हमारा टारगेट है आप रिलेट कैसे करते हो. ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है और इसकी के की वैल्यू दे दी 49, कहीं 20, कहीं 10, आज तो ऐसे ही मिलेंगी वैल्यूज. अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं हाफ से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मुझे पता है नीचे हाफ किया हुआ है. अगर इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो के इमेजिन करो तुम लोग, ऊपर क्या लिखते हैं के में, प्रोडक्ट. रेज़ टू पावर 2 की जगह क्या हो जाएगा 4. नीचे वाली पावर जो 1 1 थी वो क्या हो जाएंगी 2. तो पुराने के और नए के में क्या रिश्ता होगा, क्या रिलेशन होगा. पुराना के जो था उसकी पूरी की पावर 2 कर दो, बन गया नया के. आपने देखा ना जो पावर्स क्या थी, 1 2 2, सॉरी 2 1 1, ऊपर 2 थी नीचे 1 1. नई पावर क्या हो जाएगी ऊपर 4 2 2. तो किया क्या, पूरे को होल स्क्वायर कर डाला. यानी कि अगर आप किसी इक्वेशन को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, नया के क्या होगा, पुराने के की पावर दैट इंटीजर. सिमिलरली अगर मैंने इसकी इस ऊपर वाली ओरिजिनल इक्वेशन देखी, तो उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से. यहां हाफ लाई, यहां हाफ लाई, यहां 2/2 हो गया हाफ से मल्टीप्लाई करने पर. तो नया के क्या बना, जिस भी इंटीजर से या जिस भी न्यूमेरिक वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, वो किस में चढ़ा दी, पावर में. तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, नया के क्या हो गया 7. न्यू ये रिएक्शन को मैंने रिवर्स करना है, तो जो प्रोडक्ट थे वो क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट. रिएक्टेंट थे वो क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट. नया के क्या होगा, पुराने का रेसिप्रोकल. नया के क्या होगा, पुराने का रेसिप्रोकल. इसको मैंने पलट दिया होता, तो जो चीज प्रोडक्ट में ऊपर थी, अब वो चीज क्या हो जाएगी नीचे. रिएक्शन पलट दिया, तो नया के क्या होता, अगर मैं आपको पलटने की बात करती तो 1/25. बट अगलों ने क्या पूछ लिया है हमसे, इसका के बताओ, अगर इसका दे रखा है. क्वेश्चन पेपर आज का भरा पड़ा है इससे.
इसका के अगर 25 है तो इसका क्या होगा? पहला तो मैंने क्या किया, पलटा, तो मैंने क्या लिखा 1/25। फिर मैंने एक और चेंज साथ में किया, चेक। इस चेंज में क्या दिखाई दे रहा है भाई? आपने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस। तो रिवर्स करके पहले तो मैंने नया के जो निकाला वो पुराना 1/k किया, और उसको करने के बाद पावर हाफ करी। पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, तो आंसर इज नॉट 1/25, आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/25, विच यू पीपल आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग। तो एक इक्वेशन में एक ही चेंज नहीं करेंगे, 2-3 कर देंगे और आपसे पूछ लेंगे, राइट? अगर 2 रिएक्शन को ऐड किया, अगेन इसको अदरवाइज सोचना, जो लिखा है वो रटने वाली बात होगी। इसको सोचते हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं, इसको ऐड करके देखना बच्चों, यही आएगी ओवरऑल। एक बार देखो, समझो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरे को K1 K2 दे रखा है और नया K पूछा है, मैं नया K लिख रही हूं बच्चों। नया K क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइड C और Z प्रोडक्ट्स, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B की पावर क्या हो जाएगी 2, और D की पावर क्या हो जाएगी 1, राइट? अब क्योंकि मैं क्रैम नहीं करना चाह रही, मैं ये जानना चाह रही हूं कि क्या मैं खुद समझ सकती थी इस बात को, तो ये आ गया मेरे पास। पहला रिएक्शन क्या था? अगर फर्स्ट रिएक्शन को देखो, उसका K क्या था? C/AB। C/AB है इसमें? नहीं सॉरी, C, हाँ C/AB। देखना C बाय, और एक AB उठा लूं, एक AB उठा लिया, उसकी वैल्यू क्या है 2। दूसरा रिएक्शन क्या था? Z/BD, Z/BD, उसकी वैल्यू उठा लूं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा? न्यू K इज पुरानी दोनों इक्वेशन के K को मल्टीप्लाई कर। तो उस वक्त जो ऐसे निकालने बैठा जैसे मैंने निकाला है, वो 1 मिनट खराब करेगा। और जिसको याद होगा, जब हम 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, नई इक्वेशन जो ओवरऑल बन के आती है, उसका नया K इज दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो नया K क्या होगा? देखो, मल्टीप्लाई नहीं मैं पूछ रही, मुझे पता है सारी क्लास को आता है कि K1 K2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 × 20 आंसर दे देंगे। बट क्या मेरी स्टेटमेंट, मेरा आंसर सही है? दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो नया K1 × K2 होगा। अच्छा, नो मैम क्यों आया है? यस। तो इसके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? बस ये नहीं दिया होगा, क्योंकि ये देखते बच्चों के लिए ना चीजें आसान हो जाती हैं। K1 K2 K3, इन तीनों का रिलेशन बताओ आपस में। तो इसका तो देखो, मैं करा तो बहुत इजी रही हूं, तो आप 1 सेकंड में बता दोगे। तीसरी इक्वेशन लिख रखी होगी जो इसको ऐड कर रखा होगा, तो 3 के लिखे होंगे और आपसे इनका रिलेशन पूछा होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होगे? यही नहीं होगा ऑप्शन में, उसको कुछ मैथमेटिकली करके तीनों का रेसिप्रोकल कर रखा होगा। मतलब आप आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये। लेकिन वही 7th 8th क्लास की ट्रिक कि इसको हम कुछ ऐसे बताएं कि बच्चों को पता ना लगे डायरेक्ट। तो इसको ऐसे भी दे सकते हैं, K1/K3 is equals to 1/K2. This is what I'm talking about. कि कुछ भी मैथमेटिकल घुमा फिरा के उसको दे देंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये होना चाहिए, ये नहीं होगा 4 ऑप्शन में। यही वो क्वेश्चन था जो यतिन गलत करके आया था एक्चुअली, जिसके लिए मुझे पछतावा है। नॉन मेड मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते रहते हैं और इसमें हम गलती कर देते हैं। मेरा गलती करना बनता है, आपका नहीं बनता, ठीक है? सो एवरीवन, इस बात को समझिए कि आपको जैसे पढ़ाया या एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपसे वैसा पूछा नहीं जाएगा। वी ऑल नो इस केस में K1 × K2 इज इक्वल्स टू K3 अगर नीचे मैं ओवरऑल इक्वेशन लिख देती, बट उसको एक्सप्रेस करने का तरीका आपको सिर्फ परेशान करना या आपका आधा या 1 मिनट खराब करना है बस। टारगेट कुछ क्वेश्चंस का ये भी होता है कि इसका टाइम खराब हो। क्लियर है सबको? सो इस तरह से इसको थोड़ा ध्यान रखना है। सो नाउ आफ्टर डूइंग K, कि होता क्या है K? इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इसका फायदा क्या है? What is the significance of K? अगर किसी रिएक्शन का K मेरे को पता है तो उससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? Why I am interested in K वैल्यू? Higher the value of K. सोच के देखिए K का एक्सप्रेशन everyone. K का एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास? Concentration of products
बाय रिएक्टेंट्स, जो भी उनकी रेज टू पावर है, अभी मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ. हायर द वैल्यू ऑफ के मीन्स हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन है, शायद रिएक्शन में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बने, थोड़ा सा रिएक्टेंट बचा है. और अगर किसी की के की वैल्यू बहुत छोटी है, 10 की पावर -5 में आनी है के की वैल्यू, शुरू हो जाए बस हम क्वेश्चंस में. तो किसी की के की वैल्यू इतनी छोटी है, उसका मतलब क्या है भाई, प्रोडक्ट बहुत ही कम बने हैं, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बचे हुए हैं. तो के की वैल्यू का सिग्निफिकेंस है, जितनी बड़ी वैल्यू रिएक्शन उतना ही राइट हैंड साइड की तरफ गया है, उतने ही प्रोडक्ट्स बने, उतने ही रिएक्टेंट कम बचे हैं. तो एक तरह से इसको मैं अगर एक्सप्रेस करूं, चेक और नोट, के की वैल्यू टू लेस मतलब रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, टू हाई मतलब रिएक्शन लगभग कंप्लीशन की तरफ पहुंच गया, और बिल्कुल बीच में अगर आता है तो दोनों बिल्कुल बीच में मतलब लगभग इस एरिया में भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ठीक ठाक प्रेजेंट थे, एक दूसरे को कॉन्सेंट्रेशन में कंपटीशन दे रहे थे, कौन ज्यादा कौन कम, दोनों कंसिडरेबल थे, नॉट टू बी इग्नोर्ड. तो अब तक के फॉर्मूला क्या आए, चेक. आज अब तक यही 2 फॉर्मूला किए, टाइम बचा तो तीसरा भी करेंगे, और हर क्लास में अब फॉर्मूला में सिर्फ यहां सबस्क्रिप्ट बदलता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट सेम रहे. एवरी डे वी विल सी न्यू के. आज मेनली क्लास केसी केपी पे है, धीरे धीरे आप हर जगह अब के नीचे कुछ थोड़ा थोड़ा बदलते देखते जाएंगे. तो टाइप 1 चलेगी सिर्फ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, H2 एंड अमोनिया तीनों दे दी एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के वक्त तीनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर मेरे को दे रखी हो, और ये रहा रिएक्शन, क्या आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? मेरे को कैलकुलेशन चेक करनी है, जंग तो नहीं लग गया रिडॉक्स में, करिए जवाब दीजिए. बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डीपीपी, ये डीपीपी का सेकेंड क्वेश्चन था. छोड़ दो माधव, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, हम दोबारा खुद करेंगे, अब करवा लूंगी मैं. अगर आपके पास कोई रिएक्शन दिया और उसका K12 है, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करते हैं, व्हाट विल हैपन टू के, वैल्यू ऑफ के? मैंने कहा रिएक्शन को के को मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं, मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने को कहा है, और किसकी? सिर्फ रिएक्टेंट की. मैंने कब कहा मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं कि मैं उसकी भी डबल कर रही हूं, उसकी भी डबल नहीं, मैं सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को दुगनी कर. सेम ही रहेगा ना, के डिपेंड ही नहीं करता किसी चीज पे सिवाय टेम्परेचर के. शर्त तो मैं अभी से ही जीत गई, अच्छा हुआ चॉकलेट नहीं खिलानी पड़ी. मैंने क्या कहा था आपको, निहायत ललचाया जाएगा, आप की बदलोगे. अब दिक्कत है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, फिर भी उस फॉर्मूले में जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो के की वैल्यू पे असर आना चाहिए, नहीं आएगा. क्यों की बारी, अभी 2 लेक्चर लगेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल, क्यों नहीं आएगा. बट पहले इसको मानो तो सही, के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. क्या दिक्कत है ये मानने में? दिन में 24 घंटे माने बैठे हो, फैल तो नहीं गए? नहीं, मेरे दिन में तो 25 होते हैं. थोड़े बड़े हुए तो पता चला क्यों 24 होते हैं. तो थोड़े बड़े हो जाओ इक्विलिब्रियम में, पता लग जाएगा क्या होता है ऐसा. तो जब मैं आज की क्लास बोली डेडिकेटेडली के पर रही हूं कि देखती हूँ कितने लोग मानते हैं बात को, ठीक है. के सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर. तो के रिमेन सेम. अब तो मैंने क्लियर कर दिया सब कुछ. इफ मोल्स, मेरे को था ये तो सारी क्लास सही बता लेगी, मुझे गलती तो करानी है, तो मैंने इतनी मेहनत करके कुछ ट्रिक ढूंढी कि मैं गलती इसमें कराऊंगी, ये तो सारे ही सही बता लेंगे. अब जरूरत नहीं है आगे जाने की, अब तो वो बात ही खत्म हो गई. अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए बाहर से लाके, तो मतलब तो हो ही गया, तुम लोग खराब निकले. इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड, के विल ऑल्सो चेंज. बढ़े लैंग्वेज अगर पढ़ो, 1 mole of water and 1 mole of carbon monoxide were heated in 10 liter closed vessel. Closed vessel होना कंपल्सरी है इक्विलिब्रियम के लिए when we are talking about gases. At 725 Kelvin. Equilibrium पर, at equilibrium 40% of water was found to react according to this equation. Find K. एक भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी ढंग से, मतलब सीधे मोल पर लीटर में.
राइट। तो अब इसमें अगर मैं देखूं तो पहले तो जो मेरे को रिएक्शन दे रखा है, फर्स्ट थिंग आई विल चेक क्या ये बैलेंस्ड है। चेक, क्वेश्चन से रिएक्शन उतारा है मैंने, ये बैलेंस्ड है तो एक टेंशन तो खत्म हुई, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, पावर का चक्कर नहीं आएगा, तो इजी है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन इनडायरेक्ट दी है, दोनों के कितने मोल्स बताएं बच्चों? 1 मोल्स बताएं, मोल पर लीटर नहीं। तो जिसने तो 1 पुट करके क्वेश्चन किया, खत्म, डेड यहीं पे। लीटर कितना है वेसल? 10 लीटर। यानी मेरे को इनिशियल टाइम t0, टाइम t0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट करने लगे थे तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O कितनी थी? 1/10। वाई 1/10? बिकॉज इट इज n/v। दिस इज ऑल्सो 1/10 बिकॉज दिस इज ऑल्सो n/v, नंबर ऑफ मोल्स। और शुरुआत में ये तो 0 होते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में ग्राफ में भी समझ लिया मैंने। अब इक्विलिब्रियम जब 5-7 घंटों बाद आया होगा तब क्या हुआ होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है इक्विलिब्रियम पहुंचने तक 40% वाटर डिसोसिएट हो चुका था। तो चेक, ये बिल्कुल अप्रोच बता रही हूं, 80% क्वेश्चन की अप्रोच यही होगी। 40% डिसोसिएट हो चुका था, कौन? वाटर। था कितना? 0.1 मोल। 0.1 का 40% कितना होगा भाई? 100 का 40 होता है 40%, तो 0.1 का 40% कितना होगा? 0.04। यानी आपने वाटर लिया था 0.1, उसमें से कितना टूट के चला गया इक्विलिब्रियम के वक्त? 0.04। पीछे कितना बचेगा? निकल जाएगा। अच्छा, ऐसे ही इसका भी 0.1 था, इसका कितना टूट के गया होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, मोल कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ के आई हूं। इसका 1 मोल विल रिएक्ट विद इसका 1 मोल, तो इसका 0.04 जब जा रहा होगा उधर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना मोल लेगा? 0.04। दोनों का सेम, क्योंकि 1 है। और उधर कितने बनेंगे? 1 से 1 बनता था, तो 0.04 से कितना? 0.04 एंड 0.04। सारी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। दिस मीन्स व्हाट? इक्विलिब्रियम के वक्त, इसको समझ लिया ना, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन अभी आप अपने आप करोगे, कैलकुलेशन में जो गलती होगी वो बात अलग है। इक्विलिब्रियम के वक्त H2O कितना मौजूद था? मिल गया 0.06। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना था? 0.06। और H2 कितना था? 0.04। कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? 0.04। चारों कॉन्सेंट्रेशन आ गई। केसी निकालने में क्या बचा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आ गया केसी। किसी भी क्वेश्चन में इसके आगे तो मैं नहीं जाने वाली, ये मैथ्स तो तुम करोगे अब। अंडरस्टूड? डू इट इन योर कॉपी, ताकि एक बार आपके हाथ से ये चीज लिखी जाए। अब प्रोडक्ट साइड क्यों 0.06 आएगा बेटा? जब H2O का 1 रिएक्ट करता है तो H2 कितना बनता है? 1। H2O का रिएक्ट कितना किया? 0.04। लिखा है ना 40% डिसोसिएटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड गिव दिस। बाकी तो पीछे बच गया अनरिएक्टेड। 0.04 डिसोसिएट होके गया तो प्रोडक्ट तो वही बनाएगा। जो रिएक्टेंट टूटता है वही प्रोडक्ट बनाता है, बाकी तो अनरिएक्टेड है। एनीवन एनीथिंग? 4/9 आ रहा है आंसर मेरे पास, एवरीवन? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके सिर्फ अप्रोच सीख जाओ तो एक दिन में 1 DPP निकलनी है, रोज 1 DPP निकालनी है मुझको बस। तो उस हिसाब से हमारी स्पीड और एफिशिएंसी जो भी कह लीजिए। क्वेश्चन 15 का A पार्ट, सिर्फ B नहीं कर सकते अभी आप। फिर मैं दूसरे सिंपल और क्वेश्चन चूज करूंगी। मैंने वो चूज कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलने भी शुरू करूंगी। क्वेश्चन 15 के A पार्ट पे आइए, पहले पूरा पढ़ लीजिए उसको। अब आप ध्यान दीजिए, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? चेक एवरीवन। पढ़ लिया सबने 15 का A पार्ट? अब मेरे साथ समझो। अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है तो आगे बढ़ूं। क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल H2 का, 1 मोल I2 का, वो भी तय कर लीजिए, यही दे रखा है। मेरे लिखने और क्वेश्चन में कोई फर्क ना हो। वॉल्यूम कितना है तो डिवाइड बाय 1 ना करूं, सीधे मेरे पास कह सकती हूं ये क्या आ गया? ये आ गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब तो सीधे मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन बोल रही हूँ, क्योंकि डिवाइड बाय 1 क्या ही करूं, 1 लीटर वेसल है। प्रोडक्ट क्या होते हैं इनिशियली? 0। जब रिएक्शन हो गया होगा, पूरा इक्विलिब्रियम पहुंच गया होगा, तो सुनिए, इस पे दोबारा सवाल अगली क्लास में पूछा, तुम पीछे होंगे, हम बैक ट्रैक कर जाएंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बताती है? H2 के 1 के साथ I2 का 1 ही रिएक्ट करता है, मॉलिक्यूल कह लो या मोल। तो अगर H2 के X रिएक्ट करके 2HI में गए होंगे तो I2 के भी X ही रिएक्ट करेंगे।
क्या इतना समझ आ गया? जो लोग लिखकर H2 का X रिएक्ट होके उधर, पूरा तो रिएक्ट होना नहीं, इक्विलिब्रियम में रिवर्स तो आना ही है। अगर H2 का X रिएक्ट करेगा तो I2 का भी X ही रिएक्ट करेगा, और वो कितना बनेगा? 2x। और कुछ हम लोग यहाँ पे लेते हैं x प्लस एक्स 2x होता है, इसलिए मैम ने 2x लिखा है कि इसका x और इसका x मिलकर 2x ही बनाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 3 लिखा होता ना तो मैं 3x लिखती, इसका x और इसका x मिलके 3x बनाएंगे। इट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इक्विलिब्रियम के वक्त HI कितना मौजूद होगा? 2x। इक्विलिब्रियम के वक्त I2 कितना मौजूद होगा? 1 माइनस एक्स। H2 कितना मौजूद होगा? 1 माइनस एक्स। केसी का एक्सप्रेशन आ गया, वो तो मेरे को पता ही है। केसी की वैल्यू कितनी है? 55। निकालो जरा, बताओ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्या? बस इसी का वेट था, 2 वैल्यू आ गई, एक 1 से बड़ी आ रही है 14/11। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुमने 1 ली, 1 में से 1 से ज्यादा कैसे डिसोसिएट होके जा सकता है? तो 8/11 विल बी द करेक्ट आंसर। मैं इसीलिए वेट कर रही थी कि पहले क्यों बताऊं। समझ आया आद्या माधव? 2 वैल्यू आई, अगर मैं उसी की बात मानूं, एक वैल्यू आई है 8/11, एक आई है 14/11। 14/11 1 से बड़ा होगा। एक सेकंड धैर्य। तो अगर इनिशियली मैंने H2 का लिया ही 1 है तो 1 में से 1 से बड़ा टूट के कैसे जा सकता है? छोटा ही जाएगा। तो वैल्यू हैज टू बी लेस देन 1, इसलिए एक वैल्यू ऑटोमेटिकली आप इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए पहले, थोड़ा लैंग्वेज में है जो आपको देखना है। इस क्वेश्चन की इक्वेशन ये है गुरसहज। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट। इस इक्वेशन का मतलब है अगर एक PCl5 टूटेगा, रिएक्टेंट तो एक ही है, तो उससे एक PCl3 और एक Cl2 बनेगा, हाँ या ना? 10 PCl5 टूटेंगे तो 10 PCl3 और 10 Cl2। X अगर टूट के गए तो दोनों X ही तो बनेंगे। धीरे धीरे में कोई उड़ानी है, ये लिखनी नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे ऐसी आदत हो कि अच्छा ये तो x² होगा। इनिशियल कितनी थी? 1। इनिशियल मतलब जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाला है। प्रोडक्ट कितने थे? 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1 में से क्या गया टूट के? x। जो टूट के गया वही तो प्रोडक्ट बनाएगा। मैंने बाई चांस सोचा कि मैं ये हटा दूं, तो माई मिस्टेक, ये लिखना चाहिए था। अब क्लियर है एवरीवन? कोई कंफ्यूजन होनी इसी में है, कंफ्यूजन आगे तो मैथ्स है। आप देखो तो आज मैं तो इतना ही करा रही हूं, उसके बाद तो आपको मल्टीप्लाई और पावर्स तो आपको हैंडल करनी है। क्लियर एवरीवन? आंसर दो। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा था। ये लाइन क्यों लिखी मैंने, क्यों लिखनी पड़ी, ये बताने के लिए। इक्विलिब्रियम के वक्त अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशंस आपको सेम एज्यूम करनी है तो क्यों सेम एज्यूम करनी है? क्योंकि शुरुआत में कंटेनर में क्या था? सिर्फ PCl5। ये आगे आने वाले कम से कम 10 क्वेश्चन के लिए क्लियर कर रही हूं। शुरुआत के कंटेनर में सिर्फ आपने एक चीज डाली, PCl5। थोड़ी देर बाद 5-7 घंटों बाद पता चलता है उसमें 3 चीजें हैं, PCl5, PCl3 और Cl2। वो जो 2 नई चीजें वो इसी से बनी होंगी, PCl5 से, बाहर से तो किसी ने डाली नहीं। तो इनिशियली ओनली 1 थिंग वाज प्रेजेंट, दैट इज 1 PCl5। थोड़ी देर बाद उसमें से X गया और वो X और X इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, ये कॉन्सेप्ट दे रही हूं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इक्विलिब्रियम के वक्त पता चला PCl5 इतना है, यानी 1 माइनस एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी कि इक्विलिब्रियम के वक्त कितना बचा है, वो तो मेरे को दे रखा है। मुझे पता लगाना था इक्विलिब्रियम के वक्त इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन। क्या मेरी क्लास को ये पता है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी? उसके लिए कॉन्सेप्ट लिखा है। इक्विलिब्रियम के वक्त दोनों सेम होंगे। क्यों दोनों सेम होंगे? क्योंकि दोनों की दोनों बन ही एक चीज से रहे हैं और वो फिक्स है शुरुआत में जितनी ले ली। तो मैंने इसको लिखने के बाद यहां ये एरो डाला है, मतलब क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिविंग मी वन इंफॉर्मेशन दैट एट इक्विलिब्रियम इतना प्रेजेंट है। मतलब 1 माइनस एक्स दे दिया मेरे को, या कुछ भी दे दिया, और यहां पर x और x, हेंस Kc विल बी x²। धीरे धीरे मुझे क्या स्पीड चाहिए होगी, इसको देखते ही बता दोगे, ऊपर तो x² आना है, दोनों x है। स्लो स्लो, नॉट टुडे ऑफ कोर्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा इसके? x²। नीचे क्या आना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का चक्कर नहीं है, ये और Kc। मेरा आंसर ये आ रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग। आद्या, बेटा ये 1 इनिशियल दे तो नहीं रखा, ये तो मैंने एज्यूम किया। अगर एक दिया होता तो इसमें से x और x निकल के जाते, राइट?
अगर एक दिया होता है, क्वेश्चन कह रहा है इक्विलिब्रियम के वक्त इतनी, आपको नहीं पता इनिशियली 2 दिए थे कि 3 दिए थे, ये लाइन सिर्फ एज्यूम की है टू टेल यू इफ इनिशियल वाज 1, थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन होगी तीनों की कॉन्सेंट्रेशन की, सिर्फ अप्रोच तय की है। अब आपका जो भी आंसर आ रहा था, देखिएगा आप आंसर मैच करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल में मुझे लगता नहीं, आप लोग 1-2 दिन के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी, आप पकड़ लोगे कैलकुलेशन को, बट क्लास में कैलकुलेशन जल्दी और ज्यादा करने के चक्कर में इक्विलिब्रियम का फोकस मत खराब कर देना। जो ये कुछ क्वेश्चंस कराऊं उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे बात करनी है, जो जाने अनजाने आप कहीं पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन इसको इस नाम से लेबल नहीं किया गया होगा। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। साइंटिस्ट डेल्टन ने एक लॉ दिया बहुत ऑब्जर्वेशंस के बाद कि अगर आप मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, एक कंटेनर में 3-4 गैसेस का मैंने मिक्सचर लिया, राइट, n नंबर ऑफ गैसेस, Pa, Pb, Pc, P1, P2, P3, n नंबर ऑफ गैसेस, सारी की सारी गैसेस कंटेनर की वॉल पे अपने मॉलिक्यूल्स को हिट करती हैं, उसकी वजह से एक प्रेशर आता है और वो प्रेशर हमें ऑब्जर्व होता है। इस कंटेनर में अगर 3 गैस, 4 गैस, जितनी भी गैसेस हैं, उसका प्रेशर P1 is partial pressure of gas 1. It can be ABC 1, 2, 3, anything. Partial pressure of gas 2, partial pressure of gas 3, and so on if more. सभी गैसेस का इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है प्रेशर्स में, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। आप सोचिए इस निडल को इफेक्ट करने वाली एक गैस है, नहीं, कितनी गैस है? 3। तीनों ने अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट किया, पूरा कंट्रीब्यूशन एक ही की तरफ से तो नहीं है। तो टोटल प्रेशर को हमेशा कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, और किसी मिक्सचर में किसी एक गैस की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। और स्मॉल p क्लास 12th का पहला चैप्टर जो सॉल्यूशन है वो पूरा पार्शियल प्रेशर्स पे है। तो डेल्टन लॉ, हेनरी लॉ, अगर कोई इक्का दुक्का ऐसी टर्म आपको मिले इस चैप्टर की एनवस्थी में, उसे इग्नोर कर देना, वो 12th का हिस्सा है। क्योंकि यहां से इसलिए हम कहते हैं इस चैप्टर से आपकी 12th ही स्टार्ट है, बेसिक उसी के बन रहे हैं, मतलब कनेक्टेड 12th है। सो छोटा p जो साइन लिखा है वो है पार्शियल प्रेशर। इससे एक बहुत बड़ा इशारा मिलता है, मतलब ये गैस अकेली नहीं है, कुछ और गैस भी है इसके साथ। और कैपिटल P का मतलब टोटल, ऑल कंट्रीब्यूशन। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, इट विल लीड टू टोटल प्रेशर, दैट्स इट। ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इस तरह से अगर मैं समझूं तो ये मेरे को आज एक इंफॉर्मेशन मिल गई, किसी कंटेनर में 3 गैस हैं, उनका टोटल प्रेशर कैसे मिलेगा, तीनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिखा है, यूनिट शायद एटमॉस्फेयर है दोनों की, तो यूनिट भी एक ही है, मेरे को दिक्कत नहीं होगी। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर लिख दिया 2.80, और रिएक्शन भी बता दिया प्रॉपर कौन से वाला है, हेबर प्रोसेस। 0.7 आ रहा है, अभी देखते हैं। Kp पूछा है, सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, Kp का एक्सप्रेशन। तो मेरे साथ साथ करें या मेरे से पहले करें? आप पहले कर लेंगे क्योंकि मुझे तो सब देख, चल ठीक है, वो भी देख लेते हैं बच्चों। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रेज टू पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर 3। पहले तो मेरे को एक्सप्रेशन लिखने की आज आदत डालनी है, चाहे आपको कितना ही आलस आए, बट आज आदत डालनी कि वो गलतियां खत्म हो, अगली क्लास से तो डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर दे ही नहीं रखा, N2 और H2 का दे रखा है, बट कैन आई सी टोटल दे रखा है। तो अप्लाइंग डाल्टन लॉ 2.80 इज टोटल प्रेशर, 2 गैसेस का प्रेशर था 0.80 प्लस 0.40, तो तीसरी गैस का प्रेशर निकाल लूंगी मैं अमोनिया का। तो 2 कितना आया अमोनिया का प्रेशर, कितना आया 1.4। हाँ तो दिख ही रहा है, तो आ जाना चाहिए बच्चों। कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहे हो पक्का? अच्छा, आ गया सबके पास किसका प्रेशर, अमोनिया का। तो मेरे पास अमोनिया का पार्शियल प्रेशर पुट करो यहां पे और सॉल्व करके आंसर दो बस। 2.0.2, बाकी लोग बताएं। 1.6 का स्क्वायर
और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दे रखा है 0.8, 0.8 की पावर 1 और H2 कितना दे रखा है 0.4, 4 की पावर 3 kp। मेरे को 50 ही याद है इसका आंसर, स्टिल सब लोग कर लो, मेरी याददाश्त भी बताती है इसका 50 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अपने आप करके जवाब दीजिए, और अब टाइम देखूंगी कितना जल्दी। और 8th क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में एक ट्रिक है जो बच्चों से गलती होती है, मुझे वो ट्रिक पकड़नी है। बस 1-2 क्वेश्चन और करने, शांति बनाए रखो भाई। थोड़ी सी ट्रिक है 8th क्वेश्चन में विच आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड फर्स्ट। लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्रिक है, अगर ना बताओ तो बच्चों से सर्टेनली आंसर गलत आता है। 8th अगर अवेयर ना किया जाए तो आप गलत करते हैं। जस्ट अ लैंग्वेज ट्रिक। क्वेश्चन कहता है एक रिएक्शन है जिसका केसी आपको दे रखा है, बैलेंस रिएक्शन भी दिया हुआ है आपको, लेकिन उसमें यह कहा गया है बातें नहीं, इक्विलिब्रियम के वक्त HI की इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी दे रखा है मुझे। और अब शायद हम जानते हो, इस पे वो कॉन्सेप्ट लगाना, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बताऊंगी। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, I2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बताइए इफ वी स्टार्टेड विद HI। व्हाट इज दिस मीन? अगर हम HI से स्टार्ट हुए तो रिएक्शन मेरे को उल्टा रिप्रेजेंट करना है। कंटेनर में HI लिया है तो ऊपर लिखा रिएक्शन आपको उल्टा करना होगा। उसका केसी जो 54.8 दिया है, नया केसी क्या हो जाएगा 1/54.8। दैट्स इट। तो केसी की वैल्यू में आप रिवर्स ना कर जाएं उसके लिए। फिर भी अगेन अगर केसी की वैल्यू है मेरे पास, लक्ष्मी रुको, तो अब मुझे क्या करना है? अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, ये एक और मिस्टेक है यहां पे होने वाली कि आप ये सोचोगे नहीं यहां तो 2 थी, अगर 1 थी, राइट? इसमें से कितना डिसोसिएट होगा 2x। अगर 2 HI टूटे तब एक H2 बना, अगर 2x HI गया तभी यहां पर कितना बना 2x। बताइए, अब ये मत सोचो यहां तो 2 नहीं है मैम, सोचना पड़ेगा। करेक्शन बताओ। कोई बात नहीं, वो भी वापस आएगा। अगर 1 था, कुछ लोगों का कंफ्यूजन देख के पहले इतना लिख दूं 0 0। मैं कह रही हूं 1 में से, इसमें 2-3 इश्यूज आते हैं। 1 में से गया x, नहीं ले रही मैं 2x। कुछ लोग कंफ्यूज हुए तो इमीडिएटली आई बैक ट्रैक कि नहीं, 1 में से अगर x जाता, इसका 1 इसका 2 से कितना बन रहा है 1 आधा, तो यहां क्या लिखती मैं, क्लियर। लेकिन अगर मैं लिखती, मेरे को नहीं लेना था x, मेरे को तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को संभाल के चलना था, मैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को फॉलो करना चाहूंगी, तो 1 में से जाता 2x, यहां कितना बनता x और x। अगर इस चीज पे ध्यान ना लाया जाए तो आप गलती करते हैं। 2 चीजों का ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम दिया कुछ और पूछा कुछ और। इक्वेशन जो बैलेंस करके दी वो अलग थी, और कहा इफ वी स्टार्ट विद HI, तो एक तो पहले आपको K रेसिप्रोकल करना पड़ा, और वहीं पर फिर हम ये रिलैक्स हो जाते कि हमने क्वेश्चन की ट्रिक पकड़ ली। नहीं, अब आपको ध्यान रखना है, आप यहां 2x लिखेंगे तो यहां क्या आएगा x और x, जो भी आएगा दोनों सेम आएंगे, ये भी पता लग गया। अब केसी का एक्सप्रेशन, नाउ द कैलकुलेशन, फिर तो आपने कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन 9th हुआ, जो भी था ये क्वेश्चन नंबर आई डोंट रिमेंबर क्या था, 8th मेरी तरफ से हुआ, नोट करिए, टेस्ट दीजिए और जाइए। हाँ, रिएक्शन रिवर्स करनी है भाई, मैंने किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ वी स्टार्टेड विद HI, कंटेनर में मैं HI लेके आई। लास्ट क्लास में बात हुई थी ना, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड्स। तुम प्रोडक्ट लाओगे तो भी वही आएगा, रिएक्टेंट लाओगे तो भी वही आएगा।